Good afternoon, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, रसार बरौर प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर में जीव विज्ञान पढ़ाने चल रहे हैं, जो कि विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब जीव विज्ञान में हम आपको पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियों के बारे में बताएंगे कि पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो पाचन ग्रंथियों में आपके निम्नलिखित ग्रंथियां हैं। सबसे पहले हम पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियों के बारे में बताएंगे, जो कि लार ग्रंथियां मुख गुहिका में पाई जाती हैं और यह मुख के अंदर मुख गुहिका होता है। मुख गुहिका में ही लार ग्रंथियां होती हैं और मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे लार निकलता है। और इस लार में श्लेष्म तथा टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम छात्रों? टायलिन और श्लेष्म, 2 एंजाइम लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। और लार ग्रंथियां मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी होता है और 3 जोड़ी में आपके जो 2 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 2 जोड़ी लार ग्रंथि, ये आपका कान के पास में पाए जाते हैं। कान के पास में। और एक जोड़ी जो लार ग्रंथि है, एक जोड़ी लार ग्रंथि, ये आपका टंग मतलब जिह्वा के नीचे, ये टंग जो है टंग के नीचे, जिह्वा के नीचे होते हैं। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि हो गई। 2 जोड़ी तो कान के पास में हो गए और एक जोड़ी जो है जिह्वा के नीचे। तो छात्रों, अब यहाँ पर जो लार में 2 एंजाइम पाए जा रहे हैं, उसमें पहला एंजाइम आपका है श्लेष्म। जो श्लेष्म है, यह जो है एक तरीके से भोजन को चिकना बनाए रखता है। यह भोजन को चिकना बनाए रखता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में जब लार होती है, लार मुंह में से निकलता है, तो वह क्या होता है, जो श्लेष्म है वह एक तरीके जो भोजन हम लोग खाते हैं उसको चिकना बनाने का काम करता है। जो टायलिन है, टायलिन क्या है, यह भोजन को जो है कि स्टार्च को एक तरीके से कह सकते हैं कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। यह भोजन में उपस्थित स्टार्च जो है, स्टार्च शर्करा के रूप में शर्करा में परिवर्तन करता है, शर्करा में परिवर्तित करता है। मीन्स कह सकते हैं कि टायलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। इसको शर्करा के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे भोजन मीठा लगता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। जिससे भोजन क्या है, मीठा लगने लगता है। और जब टायलिन मिलकर स्टार्च शर्करा में बदलता है, जिससे भोजन अधिक पाचित हो जाता है, अधिक पचने लगता है। जब भोजन को हम जितनी अधिक बार चबाते जाएंगे, जितना अधिक चबाएंगे, उतना ही
भोजन करें तो हम उसको ध्यानपूर्वक करें कि किस तरीके से वो हो रहा है और कैसे वो उसका पाचन होगा। तो ये तो पहला ग्रंथि है छात्रों, ये फर्स्ट ग्रंथि है लाल ग्रंथियां, जो कि इसमें दो एंजाइम हमने आपको बताया, दोनों एंजाइम का महत्व भी बता दिया और कार्य भी बता दिया क्या करते हैं। अब अगला एंजाइम है अगला ग्रंथि है, दूसरा है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि तो जो यहाँ पे यकृत ग्रंथि है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम कहें कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, या दूसरी बात है कि यह पाचन की भी सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि जिसे हम कहते हैं। और यकृत में आपका पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में गाल ब्लैडर पित्ताशय भी पाए जाते हैं। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होती है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होती है, दाहिनी ओर स्थित होती है। और देखा जाए तो इसमें यह 5 पिंडों की बनी होती है। यह 5 पिंडों की बनी होती है, 5 पिंडों की बनी होती है। इसमें पित्ताशय पाए जाते हैं, इसमें पित्ताशय होता है, इसमें पित्ताशय पाए जाते हैं, जिससे पित्त रस निकलता है, जिससे पित्त रस निकलता है। तो छात्रों यहाँ जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सभी जानते हैं, यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है और इसमें 5 पिंडों की बनी होती है। इसमें पित्ताशय पाया जाता है और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। अब हम यकृत के कार्य बताएंगे। यकृत का कार्य क्या है? यकृत के कार्य तो छात्रों देखिए, जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो लाल ग्रंथियां हो, चाहे यकृत ग्रंथियां हो, चाहे आपका अग्नाशय ग्रंथियां हो, तो हर ग्रंथियों का यूज है। तो अब हम जो यकृत के कार्य है, तो यकृत में पहला कार्य है पित्त रस का श्रावण करता है। पहला कार्य है पित्त रस का श्रावण करता है। पहला है पित्त रस का जो है श्रावण करता है। पित्त भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। पित्त भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है, कम करता है। अगर ज्यादा होता है कभी कभी तो वो क्या है कि भोजन को पचने में जो है दिक्कत पैदा करता है। इसलिए जो पित्त रस का जो श्रावण करता है, या पित्त में पित्त जो होता है भोजन में जो अम्लीय पदार्थ है वो अम्लीय प्रभाव को जो है कम करता है। सेकंड कार्य है कि ग्लूकोज अधिक मात्रा में होने पर, ग्लूकोज अधिक मात्रा में होने पर, ग्लूकोज में अधिक मात्रा होने पर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके, उसे ग्लाइकोजन में
परिवर्तित कर संचित रखता है, संचित रखता है, परिवर्तित कर से संचित रखने का काम करता है। तो ग्लूकोज अगर अधिक मात्रा में बनता है तो उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके उसको संचित कर लिया जाता है। तीसरा कार्य है वसा का संचय, वसा का संचय करता है। चौथा कार्य है यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यूरिया में बदलता है। तो छात्रों इसलिए हम लिख रहे हैं आपको कि एक एक पॉइंट को लिखते जाए, बताते जाए, समझाते जाए। तो यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया और यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है। अगला कार्य है कि विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाती, विषैले क्या कहते हैं, विषैले पदार्थों को यकृत, विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर को सुरक्षित करती है, सुरक्षित करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ देखें कि विषैला पदार्थ है यकृत में, तो यकृत उसे निष्क्रिय बना करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला है कि लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्रोटीन निर्माण यकृत में होता है। जो लास्ट का कार्य है लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्रोटीन निर्माण का निर्माण यकृत करता है। यकृत में होता है निर्माण, यकृत में होता है। तो छात्रों ये तो हमारे यकृत के कार्य हो गए कि दूसरी जो ग्लैंड्स है, सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, इसमें हम आपको पित्त रस का श्रावण करता है, पित्त भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करता है। दूसरा यह है कि ग्लूकोज अधिक मात्रा में होने पर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संचित रखता है। तीसरा कार्य है वसा का संचय भी करता है। चौथा कार्य है यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है और विषैले पदार्थों को यकृत निष्क्रिय बनाकर शरीर को सुरक्षित करते हैं। और छठा है लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्रोटीन का निर्माण जो है यकृत में होता है। छात्रों अब अगला पॉइंट जो होता है हम आपको अग्नाशय बताएंगे कि अग्नाशय का कार्य क्या है और अग्नाशय जो क्या कहते हैं कि अग्नाशय जो ग्रंथियां हैं उसका मेन महत्व क्या है। तो अग्नाशय अगला है तीसरा अग्नाशय। तो अग्नाशय को हम इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं, पैंक्रियाज। तो अब पैंक्रियाज जो होता है यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग के अनियमित आकार की ग्रंथि होती है, रंग की अनियमित आकार की ग्रंथि होती है, हल्के पीले रंग की अनियमित आकार की ग्रंथि होती है। और जो ग्रहणी के पूर्ण क्यू आकार के मध्य होती है इसमें अग्नाशयी रस तथा इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इसमें अग्नाशयी रस तथा इंसुलिन हार्मोन
अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो समझिए कि आपके शरीर में मधुमेह रोग होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट, तो छात्रों अब हम अगला जो पाचक ग्रंथियों में है, तो पाचक ग्रंथियों में आपका आंत में पाचन जो पॉइंट है, आंत में कोई पाचक रस नहीं बनता है, किंतु यकृत में पित्त रस और अग्नाशय रस आकर के मिलते हैं, आकर मिलता है। तो आंत में कोई पाचक रस नहीं होते हैं, वो एक तरीके से यकृत में पित्त रस और अग्नाशय में अग्नाशय रस आकर के जब मिलते हैं तब उनका वर्क हो जाता है, उनका कार्य। अब पित्त रस के कार्य, जो पित्त रस करता क्या है, पहला कार्य है कि इनका क्षारीय प्रकृति होने के कारण भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करता है, क्योंकि पित्त का जो टेस्ट है वो क्षार होता है। अब क्षार जब रहेगा तो अम्ल के प्रभाव को जो है वो नष्ट कर देगा। और सेकंड पार्ट है कार्य, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। जैसे जब या मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन के साथ साथ वहाँ पे क्या है, कुछ जीवाणु भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो पित्त रस भी उस जीवाणु को नष्ट करता है। अब अगर देखा जाए तो कोई भी मानव बाहर जा रहा है, मार्केट में है, कोई भी वस्तु खा ले रहा है, वहाँ मक्खियाँ बैठी है, कोई भी इंसेक्ट गए छू लिए और वही चीज मानव खा रहा है, तो अवश्य जो है उसके शरीर के अंदर भोजन करते समय कुछ न कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं और उस बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को नष्ट करने के लिए आंत में जो आपके यकृत में जो पित्त रस है वही उसको समाप्त करने का काम करता है। अब तीसरा है क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है, जो उसमें क्रमाकुंचन गति है उसकी रफ्तार को बढ़ा देता है, जिससे एक तरीके से वो क्या करते हैं कि वो अच्छे से भोजन का पाचन हो जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाल ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ क्या है। तो यहाँ पे जो अग्नाशय ग्रंथि के बाद हम आपको आंत में पाचन को बता रहे हैं, और आंत में पाचन के लिए कोई रस नहीं होता है, वह यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों के द्वारा जो है रस को एकत्रित करने का काम करता है, और उसी के सहारे जो है वह भोजन के अंदर जो जीवाणु है उनको नष्ट करने का काम करता है और वह उसके क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। अब इसमें यह है कि आंत में आने वाले अग्नाशयी रस के एंजाइम में उनके कारण आंत में आने वाले अग्नाशयी रस के एंजाइम, अग्नाशयी रस के एंजाइम एवं उनके कारण रस के एंजाइम एवं उनके कार्य तो इसमें क्या है कि आप में आने वाले अग्नाशयी रस के एंजाइम एवं उनके कार्य में आपका है, पहला है ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम। दूसरा है आपका लाइपेज। तो जो आपका ट्रिप्सिन है ये मेनली शेष बचे प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। शेष बचे प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। और दूसरा है लाइपेज, ये शेष उपस्थित वसा को वसीय अम्ल में, शेष उपस्थित वसा को वसीय अम्ल
में बदलता है। ये आप शेष उपस्थित वसा को वसी अम्ल में बदलता है। तो छात्रों ये हमारा जो आंत में पाचन की बात है, तो आंत में आने वाले अग्नाशयी रस के एंजाइम दो हैं और उनके कार्य भी है ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम का नाम हो गया। और इसमें जो कार्य है उसका शेष बचे प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है ट्रिप्सिन, और लाइपेज शेष उपस्थित वसा को वसी अम्ल में बदलता है। अब अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे दांत है। दांत के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं कि दांत का जो पॉइंट है दांत। अब दांत को आप समझ सकते हैं कि यहाँ हम आपको हेडिंग बता देते हैं दांत। दांत मनुष्य के मुख में शोभा बढ़ाने के लिए होता है। मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ जाती है दांत से। और दांत का जो कार्य है वह भोजन को कुतरता है, पीसता है, चबाने का काम करता है। और दांत की सहायता से एक तरीके से बोलने का भी कार्य हो सकता है। और बोलने के साथ साथ जो है दांत जो है कि दांतों में दो सेट होते हैं। दांतों में दो सेट पाए जाते हैं, सेट पाए जाते हैं। पहला अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और दूसरा है स्थायी दांत। स्थायी दांत जो अस्थायी दांत है ये एक तरीके से ये दांत जन्म के 6 माह बाद निकलना प्रारंभ होते हैं। ये जन्म से 6 माह बाद निकलना प्रारंभ करते हैं, निकलना प्रारंभ करते हैं। तो छात्रों ये समझते जाइए कि जो दांत है, दांतों में जो दो सेट है अस्थायी दांत, ये जन्म से 6 माह बाद निकलना प्रारंभ करते हैं। और तथा 2 वर्ष की आयु तक सभी दांत निकल आते हैं। 2 वर्ष की आयु तक सभी दांत निकल जाते हैं, सभी दांत निकल जाते हैं। मतलब 2 वर्ष की आयु तक सभी दांत निकल जाते हैं और जन्म से 6 माह बाद ये दांत जो निकलना शुरू होते हैं अस्थायी दांत। और इनकी संख्या जो है अस्थायी दांत की संख्या टोटल 20 होती है, जो 10 + 10 दो पार्ट में। और जो ये जिसमें 2 कृंतक, 1 रत्नक तथा चवर्णक होते हैं। मतलब 2 कृंतक, इसमें क्या है कि 2 कृंतक और 1 रत्नक और 1 रत्नक तथा चवर्णक होते हैं। रत्नक तथा चवर्णक ये दांत के प्रकार है छात्रों। ये दांत के प्रकार है कि अस्थायी दांत जन्म के 6 माह बाद निकलते हैं, 2 वर्ष में कंप्लीट दांत निकल जाते हैं। कि जो भी अस्थायी दांत 20 होते हैं और इसमें 2 कृंतक, 1 रत्नक तथा चवर्णक पाए जाते हैं। और दूसरा जो स्थायी दांत है, स्थायी दांत में दांतों की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या क्या है 32 होती है, जो कि 16 + 16 होती है, तो 32 होते हैं। और मध्य रेखा के दोनों ओर 8-8 दांत होते हैं। जो मध्य रेखा है, तो अब यहाँ देखा जाए कि मध्य रेखा पे जो है ये 8-8 दांत होते हैं, 8-8 दांत पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है इसमें एक तरीके से कर सकते हैं कि यह इसमें अक्लदार दांत भी निकलते हैं, जिसको हम विजिडम टीथ कहते हैं। जो दांत के ऊपर दांत निकल जाता है, अक्लदार होते हैं वो। और कह सकते हैं कि दोनों इसमें जो है दांतों में 4 कृंतक, इसमें दांतों में जो है कि 4 कृंतक दांत पाए जाते हैं। 4 कृंतक दांत जो भोजन को उतरने का काम करते हैं। ये दांत क्या है, भोजन को
पाए जाते हैं। ये तो दांतों की संख्या हो गई कि मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं और किस प्रकार यह दांत जो है अरेंज है। तो दांतों की संख्या की जो अरेंजता हम आपको बता रहे हैं कि दांतों की संख्या की जो अरेंज है, अब ध्यान दीजिएगा छात्रों, ये दांत का कार्य है। जैसे आपको कहा कि कृंतक और रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक। जो कृंतक है वह भोजन को कुतरने का काम करते हैं, जो रदनक है वे भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, और जो अर्धचवर्णक है वह भोजन को पीसने का काम करते हैं, और जो चवर्णक है वह भी भोजन को पीसने का काम करते हैं छात्रों। तो ये आपके जो कार्य हैं, जो दांतों के हमने बताए कि मनुष्य में दांत होने से मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ जाती है, और मनुष्यों के अंदर जो दांत है वो 2 सेट होते हैं।